अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदीद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सरकार भले ही दबाने की कोशिश कर रही है, इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। दफ़ा 144 बार बार पुलिस इंतज़ामिया लगा रही है मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन प्रोटेस्ट का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA बाहर के लोगों को शहरियत देने के लिए है, किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है। एनआरसी का भी कोई बातचीत नहीं हुई है और हम हिंदुस्तान में NPR ला रहे हैं। जो सेंसस है पहले भी हुआ है, कांग्रेस का लाया हुआ है, लेकिन लोग किसी भी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका साफ कहना है कि जब तक CAA को सरकार वापस नहीं लेगी, NPR पुराने तरीके के मुताबिक नहीं होगी, उस वक्त तक हम अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। और लोगों का ये गम गुस्सा या लोगों का प्रोटेस्ट कोई गलत भी नहीं बल्कि बिल्कुल जायज़ है। और सरकार की बात पर अगर आवाम भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उनका भरोसा ना करना भी बिल्कुल उसूल के मुताबिक है, दस्तूर के मुताबिक है, क्योंकि सरकार के रवैये में, सरकार की बातों में बिल्कुल झूठ है। प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं, अमित शाह कुछ और बोलते हैं, रविशंकर प्रसाद कुछ और बोलते हैं। CAA, NRC और NPR को लेकर अगर सरकार के झूठ को देखना है, जानना है, तो आज तक की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उसी के हवाले से अक्सर हम कहते हैं कि गोदी मीडिया झूठ बोलता है, लेकिन उन्हीं चैनलों पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो इनके झूठ को नुमाया करते हैं, इनके झूठ को बयान करते हैं। और ये देखिए नवीन चौधरी की रिपोर्ट। ये स्थिति इसलिए बनी है कि नागरिकता कानून और NPR पर सरकार की ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। गृह मंत्री बार बार कहते हैं NRC तो होकर रहेगा, प्रधानमंत्री सफाई देते हैं NRC पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं है तो सही, लेकिन केवल एक। सरकार संसद में जवाब देती है देश में 6 डिटेंशन सेंटर है। पर्यावरण मंत्री कहते हैं NPR में कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं आधार नंबर तो बताना ही पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं NPR का NRC से कोई लेना देना नहीं। सरकार संसद में कहती है NPR NRC की ही पहली कड़ी है। कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और देने में कोई हर्ज नहीं। आपने आधार निकलवाया, आपका नंबर है, तो देने में क्या? इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। छात्र तो चलिए संशय में है, अर्बन नक्सल। शिक्षक भी चलिए संशय में है, अर्बन नक्सल है। प्रोफेसर और वाइस चांसलर भी मान लीजिए संशय में है, अर्बन नक्सल है। लेकिन मंत्रियों को क्या हुआ? नागरिकता पर मचे हंगामे के बीच किसका कहा सही माना जाए? प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ और कह रहे हैं, पर्यावरण मंत्री कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है। जो भी वो लिस्ट को स्क्रूटनाइज करेगा, अगर उसको शक होगा कि आप जो है देश के नागरिक नहीं हो, तो आपके नाम के खिलाफ लिख दिया गया डी सिटीजन, माने डाउटफुल सिटीजन। कम से कम 9 बार सरकार ने खुद संसद में माना है कि NRC और NPR में सीधा रिश्ता है। जरा गौर कीजिए। 1. नागरिकता नियम 2003 उप नियम 4, नागरिकता संदिग्ध होने पर जांच होगी और घर के मुखिया पर जुर्माना होगा। दूसरी बार गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2018-19 जिसमें लिखा है NPR नागरिकता कानून के तहत NRIC की दिशा में पहला कदम है। तीसरी बार 8 जुलाई 2014 संसद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। NPR की समीक्षा के बाद तय हुआ है कि NPR का तार्किक समापन NRC है, जिसमें NPR में दर्ज हर व्यक्ति की नागरिकता जांची जाएगी। चौथी बार 15 जुलाई और 22 जुलाई 2014 लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। NPR और NRC एक ही दिशा की चीजें हैं। पांचवी बार 23 जुलाई 2014 लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू फिर कहते हैं NPR और NRC में संबंध है। छठी बार 29 नवंबर 2014 किरण रिजिजू का राज्यसभा में जवाब। NPR नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की दिशा में पहला कदम है। सातवीं बार 21 और 28 जुलाई 2015 गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी का जवाब। NRIC NPR का तार्किक अंत है। आठवीं बार 13 अप्रैल 2015 किरण रिजिजू ने फिर कहा NPR के बाद की कड़ी है NRC।
और 9वीं बार 11 नवंबर 2016 किरण रिजिजू का राज्यसभा में लिखित जवाब पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरआईसी का ही हिस्सा है। तो सच क्या है, जो सरकार संसद में बोल रही है वो, या जो सरकार सड़क पर बोल रही है वो? एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है। इस बीच प्याज 135 रुपए किलो पहुंच गया है, आलू 30 रुपए किलो बिक रहा है, गाजर 40 रुपया किलो बिक रहा है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार जिद ठान कर बैठी है कि महंगाई और बदहाली से जनता निपट लेगी। हम तो पहले ये तय करेंगे इस देश का नागरिक कौन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज तक ब्यूरो। यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से लोग मुसलसल सड़कों पर है और एहतजाज का सिलसिला जारी है और एहतजाज करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस की बर्बरियत जारी है। पूरे सूबे में 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हज़ारों लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत ऐसी तादाद थी जिनका प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एहतजाजी मुजाहरे में भी शरीक नहीं हुए थे। लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस का अजीब व गरीब मामला है और हमेशा ऐसा होता है कि पुलिस पर जब दबाव होता है, ऊपर से कुछ हुक्म होता है, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए पुलिस बेगुनाहों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में बंद कर देती है, उन पर इल्जाम लगा देती है। उत्तर प्रदेश में यही कुछ हुआ और मामला सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई हो चुकी है और भी कई लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई हो गई है और रिहाई बता रही है खुद पुलिस के जिम्मेदारान ने एतराफ़ कर लिया है कि लोगों का एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था, गलत फहमी की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस गलत फहमी की सबसे बुनियादी वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे शख्स को पुलिस ने नोटिस भेज दिया जिनकी 6 साल पहले मौत हो चुकी है। जिस शख्स की 6 साल पहले मौत हो गई, उस शख्स के घर पर नोटिस भेजी गई कि एहतजाज में शरीक थे, मुलव्विस थे और इन्हें अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए की अदायगी भी करनी पड़ेगी। अब बताइए, शख्स का नाम बुन्ने खान है, फिरोजाबाद के रहने वाले थे। 6 साल पहले उनकी मौत हो गई और शख्स के घर पर यूपी पुलिस ने इस तरह की नोटिस भेजे। घर वाले भी हैरान रह गए। उसी फिरोजाबाद में 2 और शख्स जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है, उनके घर पर पुलिस ने नोटिस भेजा है। एक है अंसार हुसैन जिनकी उम्र 90 साल है और पिछले 58 सालों से जामे मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि प्रोटेस्ट में शरीक थे, इन्होंने सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचाया, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 साल का शख्स कैसे जा सकता है, किस तरह कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। एक और है 93 साल के वहाँ फसाहत मीर खान, इनके घर पर नोटिस भेज दी गई। ये बीमार हैं लेकिन इनको भी पुलिस ने मुलजिम ठहरा दिया इस बात के लिए कि प्रोटेस्ट में शरीक थे। और ऐसे दसियों लोग हैं। इससे पहले खबर दर खबर के प्रोग्राम में हमने बताया था कि पुलिस ने किस तरह पूरे यूपी में बर्बरियत का मुजाहरा किया है और वीडियो सामने आ चुकी है, ज़मीनी रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस वाले बेगुनाहों को, शहरियों को मार रहे हैं। हमारे पास दसियों इस तरह की वीडियो लोगों ने भेजी है उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें कानपुर शामिल है, वाराणसी शामिल है, मेरठ शामिल है। पिछले प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि जहां पुलिस वाले बेगुनाहों को मार रहे हैं, घरों में घुस करके औरतों पर हमला कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। मेरठ के एसपी की वीडियो तो दुनिया भर में वायरल हुई जिसमें वो पाकिस्तान जाने की धमकी दे रहे थे मुसलमानों को और किस तरह की भद्दी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। मिलत टाइम्स में सबसे पहले वीडियो भी दिखाई गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तरह की एक वीडियो जारी की है जिसमें पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। एक और मामला जो इस दफ़ा सामने आया है वो ये है कि पुलिस अपने साथ कुछ गुंडों को रखती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया, पुलिस की तरफ से आवाम पर जो लोग पथराव कर रहे हैं वो सादा लिबास में है, सिविल ड्रेस में कुछ लोग हैं। तो यकीनी तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि पुलिस अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर चलती है जो आवाम पर हमला करती है। अब ये गुंडे RSS के होते हैं, बजरंग दल के होते हैं या किसके होते हैं, ये पुलिस को बताना चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब स्टूडेंट्स पर हमला हुआ था तो उसमें भी कई तस्वीर सामने आई जिसमें पुलिस के साथ कुछ दूसरे अनासर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। तो ये तफ्तीश का मौजू होना चाहिए कि पुलिस के साथ गुंडे क्यों होते हैं, पुलिस की तरफ से सिविल ड्रेस पहने हुए लोगों के जरिए आवाम पर, मुजाहिरीन पर पथराव क्यों किया जाता है और पुलिस का सारा झूठ या पुलिस का जो
ये जालमाना रवैया सामने आ चुका है, इसलिए ज़रूरत है या लोगों की मांग है कि पुलिस के खिलाफ तफ्तीश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरियत दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस इसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारा इस हंगामे से, इस प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाती तौर पर हमारे मेंबरान ने कुछ शिरकत की होगी तो की होगी, लेकिन हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है और मांग की है कि पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए। कुछ लोगों ने कहा कि सिमी का दूसरा चेहरा है, जबकि पीएफआई का कहना है कि हम एक पुरअमन तंजीम है, हमारा काम वेलफेयर से मुताल्लिक है या हम समाजी बहबूद के लिए काम करते हैं और इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ में हम शिरकत नहीं करते हैं। सच्चाई भी यही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इससे पहले इस तरह का कई मरतबा इल्ज़ाम लगा, लेकिन कभी वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेबाकी के साथ मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, हिंदुस्तान के आइन की, दस्तूर की, उसूल की तंजीम बात करती है, मुसलमानों के हित की या आवाम के हित की तंजीम बात करती है और इसी वजह से सरकार इस पर बैन लगाने की बात कर रही है। झारखंड में भी इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो पाबंदी वहां खत्म हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आखिर वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद क्यों करना चाह रही है। उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर यह है कि कानपुर आईआईटी के तलबा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर जो जुल्म हुआ था और जो सीए है, एनआरसी, एनपीआर है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म पढ़ी थी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस नज़म को पढ़ने की वजह से उन तलबा के खिलाफ जांच कमेटी तश्कील दे दी गई है और जांच कमेटी 3 चीज़ों के बारे में तहक़ीक़ करेगी। नंबर 1 कि फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म है क्या नज़म हिंदू विरोधी तो नहीं है, हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ तो नहीं है। दूसरी चीज़ जिसकी तहक़ीक़ की जाएगी वो ये कि क्या तलबा ने प्रोटेस्ट के दौरान सरकार मुखालिफ नारे तो नहीं लगाए थे। और तीसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने कोई काबिल एतराज़ पोस्ट किया था क्या। तो इन 3 चीज़ों की वो कमेटी तश्कील करेगी और सबसे अहम बात है कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़म को लेकर के उन पर जांच बैठा दी गई है और कहा जाने लगा कि हिंदू विरोधी नज़म है, जबकि जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ एक कम्युनिस्ट थे और जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने नज़म पढ़ी थी। बहरहाल फैज़ अहमद फैज़ की नज़म वहाँ पढ़ी थी दवेश मिश्रा ने, उनकी नज़म अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह नज़म तो कई सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दवेश मिश्रा ने वहाँ पढ़ी थी, इसलिए उनकी ये नज़म हम पूरी आपको सुना रहे हैं। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे
सीए के खिलाफ इंग्लैंड में भी कल एहतजाज हुआ और मुख्तलिफ समाज के लोगों ने वहां शिरकत की और हिंदुस्तान की सरकार से मुतालबा किया कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले। ये कानून हिंदुस्तान के उसूल और दस्तूर के खिलाफ है। डाउन अमित शाह, डाउन डाउन अमित शाह, डाउन डाउन अमित शाह, डाउन डाउन अमित शाह। मिलकर बोलो आजादी, भुखमरी से आजादी, बेताब से आजादी, फुटपाथ से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम लाठी मारो आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, जोर से बोलो आजादी, आजादी से आजादी, मोदी से आजादी, आरएसएस से आजादी, सीएए एनआरसी से आजादी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 21वें दिन तलबा का प्रोटेस्ट जारी है और 1 जनवरी से वहां के तलबा अब धरने पर बैठ गए हैं, यानी भूख हड़ताल बैठ गए हैं। हंगर स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर दिया है। दिल्ली का एक और इलाका ओखला में शाहीन बाग है, जहां पिछले 19 दिनों से खवातीन का प्रोटेस्ट जारी है। वहां खवातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार सीए को वापस नहीं लेगी हम इस रोड को खाली नहीं करेंगे। उन्होंने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली मशहूर सड़क कालिंदी कुंज रोड को बंद कर रखा है। 19 दिनों से पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन आवाम का यही कहना है कि जब तक सरकार सीएए को वापस नहीं लेगी हम इस रोड को खाली नहीं करेंगे। और हजारों की तादाद में खवातीन वहाँ इकट्ठा हो गई है। दुनिया भर के जो एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी है और बड़े चेहरे हैं, वो सब भी वहाँ पर आने लगे हैं। उनका खवातीन को सपोर्ट हासिल है। तो सीए के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जारी है। इसके अलावा 10वीं इस तरह की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और मिल्लत टाइम्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हो रही है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार जिद पर आना बंद करे। सरकार ये सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मुखालफत क्यों कर रहे हैं। ये अजीब अलमिया है कि हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार विरोध करने वाले या मुखालफत करने वालों की बात पर तवज्जो देने के बजाय उसके जवाब में उन लोगों को दिखाती है जो सरकार का सपोर्ट करते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। विरोध करने का मतलब, तनकीद करने का मतलब ये है कि आप उस तनकीद को सुनिए, देखिए कि लोग किस बुनियाद पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार उसके जवाब में कहती है कि ये देखिए ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता मिशनरी के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत कराया जाता है। और ये जवाब नहीं बल्कि इसे बेवकूफ़ी कहते हैं, इसे हिमाकत कहते हैं। और ये जमहूरियत में ऐसा कहीं नहीं होता, बल्कि आमरीत में भी ऐसा नहीं होता है। एक आमिर, एक तानाशाह और बादशाह भी मुखालफत करने वालों की, तनकीद करने वालों की बात सुनता है कि आप तनकीद क्यों कर रहे हो। खबर दर खबर में आज इतना ही और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो भी होगी हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।